नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube के इस नए प्लेटफॉर्म पे। और आज के इस डिस्कशन में हम जुडिशियल रिव्यू के बारे में चर्चा करेंगे, और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है न्यायिक पुनरावलोकन। इसके अंतर्गत बीपीएससी में एक दो क्वेश्चन अब तक पूछे जा चुके हैं, और अगर क्वेश्चंस नहीं भी पूछे जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में आप इन चीज़ों को जानने का प्रयास करें, ताकि वहाँ पे कुछ और वैल्यू एडिशन आप अपने आंसर में कर सकें। तो न्यायिक पुनरावलोकन का इंट्रोडक्शन की तरफ अगर हम बढ़े तो इसको इस रूप में आप समझने का प्रयास करें कि न्यायिक पुनरावलोकन का सामान्य अर्थ होता है न्यायालय द्वारा कार्यपालिका और विधायिका के द्वारा कोई भी जो निर्णय है, अधिनियमित निर्णय है, उसका रिव्यू करना। रिव्यू करने के अंतर्गत वो तीन चार चीजों को देखता है। पहला ये देखता है कि संवैधानिक जो विभिन्न प्रावधान है उसके तहत इनके द्वारा लिए गए निर्णय या अधिनियमित कानून वैध है कि नहीं। दूसरा वो ये देखता है कि ये किसी संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है। और तीसरा ये देखता है कि विधायिका और कार्यपालिका अपनी सीमाओं में रह के अपने शक्ति का प्रयोग इस कानून को अधिनियमित करने में किया है या नहीं। ऐसा तो नहीं कि विधायिका और कार्यपालिका अपने सीमा को तोड़ के किसी कानून को बना दिया, उसे अधिनियमित कर दिया। तो इस प्रकार से किसी कानून के निर्माण में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है इसका पालन किया गया है या नहीं, ये देखा जाता है जुडिशियल रिव्यू में। ये जुडिशियल एक्टिविज्म से अलग होता है। जुडिशियल एक्टिविज्म, न्यायिक जो सक्रियता होता है, उसमें क्या होता है कि न्यायालय अपने जो दायरे है संविधान के द्वारा जो निर्धारित उनका दायरा है उसको तोड़ के बाहर आता है और विधायिका और कार्यपालिका के कामों में हस्तक्षेप करता है। लेकिन जुडिशियल रिव्यू उससे अलग है। ठीक है, तो अब चलते हैं इसके दूसरे बिंदु की तरफ, और इसमें आप कुछ एग्जाम्पल को अगर आप देखें जुडिशियल रिव्यू के रूप में तो आप देखेंगे कि जो निजता को जो अभी मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया, उससे पूर्व एमपी शर्मा केस जो 1954 का था उसमें निजता को मौलिक अधिकार का दर्जा नहीं दिया गया था। लेकिन 2017 में न्यायालय ने अपने ही फैसले को रिव्यू किया और उसको मौलिक अधिकार का दर्जा दे दिया। तो ये एक एग्जाम्पल आप जुडिशियल रिव्यू में लिखेंगे। अब आते हैं इसके कुछ प्रावधान। हालांकि संविधान में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू की शक्ति प्राप्त है, लेकिन फिर भी कई ऐसे प्रावधान संविधान में आपको दिखाई देंगे जिसके अंतर्गत आप ये सोच सकते हैं, कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की को ऐसी शक्ति जो है वो खुद ब खुद प्राप्त हो जाती है। और इस क्रम में तो आप अगर कुछ आर्टिकल्स को देखें, कुछ बातों को देखें, तो 4-5 बात को यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत है। और पहला है आर्टिकल 13। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 कहता है कि अगर विधायिका कोई ऐसे कानून को अधिनियमित करती है या कार्यपालिका कोई ऐसे कानून पे अपना विचार करती है, कोई ऐसे आदेशों को पारित करती है जो किसी भी रूप में मौलिक अधिकार के किसी भी भाग को प्रभावित करता है, उसे छायांकित करता है, तो वो उस सीमा तक वो रद्द हो जाएगा कानून। मान लीजिए कि किसी कानून का निर्माण किया गया, उसमें 10 प्रावधान है और 10 प्रावधान में से 3 प्रावधान जो है वो संविधान के किसी अनुच्छेद को, किसी भाग को, सेक्शंस को वो क्या करता है तो वायलेट करता है, तो वो 3 प्रावधान को हटा देगा। ठीक है, तो ये कहता है आर्टिकल 13। तो ये डिसाइड कौन करेगा कि कितना भाग को छायांकित कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के पास आ गया जुडिशियल रिव्यू। आइए दूसरा आर्टिकल 32। इसके अंतर्गत क्या होता है, किसी भी भारतीय नागरिक को उसके मौलिक अधिकार का हनन होने पे इसे सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने की इजाजत प्राप्त है। और जब वो सुप्रीम कोर्ट जाता है तो इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करके मौलिक अधिकार को बनाए रखने के लिए सरकार से, न्यायालय से या कभी कभी किसी अधिकारी से इस प्रकार का निर्देश उसको प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से 32 आर्टिकल के अंतर्गत जो आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट आपके जो कही गई बातें उस पर रिव्यू करता है, तो वो भी एक जुडिशियल रिव्यू। आर्टिकल 246 कहता है कि कोई भी कानून जब बनता है, चाहे वो राज्य बनाए या केंद्र बनाए,
तो वो उसमें देखने का प्रयास करता है कि क्या राज्य या केंद्र सरकार अपने सीमाओं से बाहर जाके तो उसको नहीं बना दिया। जैसे कोई केंद्र सूची का विषय है लेकिन राज्य सूची खुद से राज्य सरकार उस पर कानून बना दी है, तो वो एक तरह से गलत है कि आप राज्य सूची के विषय पे ही कानून बनाएं, केंद्र के विषय पे आपको कानून बनाने का अधिकार नहीं है, या केंद्र सरकार किसी राज्य सूची के विषय पे कानून बना दिया तो जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत जो सर्वोच्च न्यायालय है उसे वो कैंसिल कर देता है, खत्म कर देता है। तो ये भी एक जुडिशियल रिव्यू है। आर्टिकल 368 इसके अंतर्गत संविधान संशोधन प्रक्रियाओं का वर्णन है, इसे दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। तो इसमें कहा गया है कि कोई भी जो संविधान संशोधन है अगर वो 368 में बताए गए प्रक्रिया के अनुसार वो नहीं हुआ है तो वो कानून आप गलत बनाए। जैसे कोई एक कानून बनना, पहले लोकसभा में गया, पास होके फिर उसको राज्यसभा में भेजा गया, फिर वहां से भी पास होके कुछ संशोधन है वो भी किया, कमेटी सबको भेज के फिर राष्ट्रपति के पास फाइनल। आप क्या किए तो लोकसभा से पारित करा के सीधा राष्ट्रपति के सिग्नेचर से उसको आप अधिनियमित कर दिए। तो ये गलत है क्योंकि राज्यसभा को जाना 368 में वो लिखा हुआ कि ये प्रोसेस है। तो उस चैनल से अगर आप नहीं जाते हैं तो भी ये क्या है तो जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत उसको सुप्रीम कोर्ट जो उसको खत्म कर देगा। अब आइए आर्टिकल 132, इसके अंतर्गत कहा गया है कि जहां भी इस प्रकार के संविधान के किसी प्रावधान के व्याख्या की बात हो कि कौन व्याख्या करे, तो इस तरह का व्याख्या करने का जो जिम्मेदारी दिया गया संविधान के अंतर्गत वो सुप्रीम कोर्ट को दिया गया। तो ये भी एक तरह से जुडिशियल रिव्यू के रूप में हमें बताता है। एक बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट है। संविधान का लागू होने के बाद विभिन्न प्रकार के वाद प्रतिवाद देखे गए और इसके अंतर्गत जो 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का मामला आया उसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है कि संसद संविधान के किसी भी भाग में यहाँ तक कि प्रस्तावना में भी संशोधन कर सकती है, लेकिन वो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को किसी भी रूप में वायलेट नहीं करे। तो ये भी एक तरह से कौन सा बेसिक स्ट्रक्चर है उस पर पूरा ये तो नहीं दिया गया सुप्रीम कोर्ट को, और कहा गया कि समय आने पे हम इसको बताएंगे। तो एक तरह से रिव्यू करके वो देखता है कहीं बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन तो इस कानून में नहीं है, तो इसके अंतर्गत भी वो हमको दिखाई देता है। इसके बाद आप लिखित संविधान है हमारा, उसमें सभी प्रावधान लिखे हैं, उसके मानकों की जांच किया जाता है। उसके बाद आप देखिए कि अनुसूची जो 7 है जिसके अंतर्गत केंद्र और राज्य के बीच संबंधों का जो बंटवारा है, विषय के बंटवारे है, उसके अंतर्गत भी सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। अब आइए बेनिफिट्स, इसके क्या बेनिफिट्स होंगे। ये जो जुडिशियल रिव्यू है इसके कुछ बेनिफिट्स होंगे। बेनिफिट्स यही है कि केंद्र और राज्य के बीच जो शक्ति का विभाजन जो एक संकल्पना था हमारे संविधान निर्माता का, वो सही से क्या होगा लागू हो सकेगा। अगर वो सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू ना करे तो वो कोई उसको मानेगा नहीं। दूसरा, इसमें आप देख सकते हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स भारतीय नागरिक को दिए गए हैं उसका क्रियान्वयन जो है, इम्प्लीमेंटेशन जो है सही से होगा। तीसरा, आप देख सकते हैं कि राज्य की जो तानाशाही है, सरकार की जो तानाशाही है उस पर रोक लगेगा। सरकार जो मन चाहे सो नहीं कर सकती क्योंकि उसको जुडिशियल रिव्यू के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट का वहां पे एक जो डांट फटकार है उसका सामना करना पड़ेगा और वो खत्म भी कर देगा उसको। उसके बाद आप देखिए संविधान के जो विभिन्न प्रावधान है उसके अनुरूप शासन चलाने में जुडिशियल रिव्यू आपका मदद करेगा। तो ये सब सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन कुछ अब यहाँ पे क्रिटिसिज्म भी है। क्रिटिसिज्म वही है जो न्यायिक सक्रियता में कुछ आप क्रिटिसिज्म दिए कि इस प्रकार से क्या होगा, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इन तीनों में क्या होगा, मतभेद बढ़ेगा तो सरकार के तीनों अंग में एक तरह से मनमुटाव आपको देखने को मिलेगा। दूसरा है कि इसमें कि कानून जो पारित आप करते हैं उसमें समय अधिक लगेगा। संसद में बना दिया पूरा प्रोसेस से कानून, पता चला कि कोई एक प्रावधान उसमें गलत था, सुप्रीम कोर्ट पूरा कानून को खत्म कर दिया, तो ये कानून पारित करने में आपको देरी लगेगा। इसके बाद जो न्यायालय का जो मेन काम है दोषी को सजा देना, उसमें वो उस अपने कर्तव्य से विमुख होकर कहीं ना कहीं वो इस प्रकार के रिव्यू में अधिक समय देने लगता है, तो दोषी को सजा देने में समय लगता है। कई बार न्यायालय अपने खुद के ही कानून का रिव्यू कर देता है। तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि जैसे 1954 में नहीं था मौलिक अधिकार का दर्जा निजता के अधिकार को, लेकिन 2017 में हो गया। तो कई बार अपने ही कानून का वो जो है ये पुनरीक्षण करने लगता है, तो इसके अंतर्गत भी आप एक आलोचना देख सकते हैं। इसके बाद आपातकाल के दौरान जब आप देखेंगे 1975 का दौर था, तो उसमें आप देखें कि न्यायालय किस प्रकार से सरकार के सामने घुटने टेक दिए
और इसके अंतर्गत वो जीवन के अधिकार तक को भी बोला कि ये भी एब्सोल्यूट राइट नहीं है। तो कभी कभी न्यायालय जो है सरकार के सामने अपना कद बहुत छोटा कर लेती है और ये एक प्रकार से भारतीय न्यायालय पे एक धब्बा भी है। तो इस प्रकार की भी बातें आपको कभी कभी देखने को मिल सकती है। उसके बाद ये लोकतंत्र के अनुरूप भी नहीं है। अनुरूप इसलिए नहीं क्योंकि आप जानते हैं कि जो सत्ता का विकेंद्रीकरण है उसके अंतर्गत क्या होता है, मतलब पावर सेपरेशन ऑफ पावर, इसके अंतर्गत विधायिका अपना कार्य करे, कार्यपालिका अपना कार्य करे, न्यायपालिका अपना। लेकिन यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू के तहत क्या होता है, तो न्यायपालिका आ जाता है विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों का पुनरीक्षण करने के लिए। ठीक है, तो ये सब 4-5 क्रिटिसिज्म है इनके। अब जो मूल्यांकन है, मूल्यांकन में आप यहाँ पे एक बैलेंस स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं कि उपर्युक्त वर्णनों से उपर्युक्त जो लाभ और हानि है उसका अगर सूक्ष्म अवलोकन किया जाए तो ये बातें स्पष्ट रूप से सामने आती हैं कि निश्चित रूप से जुडिशियल रिव्यू के कारण सरकार के जो शक्ति है उस पर संविधान के विभिन्न प्रावधानों के तहत उसके क्रियान्वयन में मदद मिला है। लेकिन कई बार जो है इनकी खामियां भी जो उपर्युक्त विश्लेषित है वो हमें दिखाई देता है। लेकिन सरकार के जो तीनों अंग है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, उसे इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। अगर विधायिका, कार्यपालिका कोई कानून को अधिनियमित करे, कोई ऑर्डर पास करे, तो उसे पूरे प्रावधानों को समझना चाहिए कि कोई संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है। और जुडिशरी को भी समझना चाहिए कि ये उसके काम के बर्डन को ही बढ़ाएगा और ये जो सेपरेशन ऑफ पावर है उसके भी अगेंस्ट है। लेकिन निश्चित रूप से जो जुडिशियल रिव्यू कंसेप्ट हुआ इससे लंबे समय में भारतीय नागरिकों को वो क्या हुआ, लाभ ही हुआ है। तो अंतिम रूप से आपको बताना है कि जुडिशियल रिव्यू अच्छा ही है। इससे सरकार का जो शक्ति है उसको एक सीमा में, संविधान के सीमा में बांधने में अब तक मदद मिली है। तो ये कंक्लूजन है और बस इस वीडियो में अब इतना ही। धन्यवाद।